नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जैसा कि विदित है कि फ़िलहाल एजुकेशन से संबंधित जो रिसर्च है अर्थात अनुसंधान शोध है उसकी पूरी ये सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ के अंतर्गत हम विभिन्न कक्षाओं को अभी तक लिए हैं। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग अर्थात प्रतिचयन के प्रकार इससे पहले की कक्षा में हमने लिया है और पूरी सीरीज़ के रूप में ये कक्षाएं चल रही हैं। तो अगर आपने पहले नहीं देखा है तो पहले की वीडियो को अवश्य देखें। साथ ही ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च कक्षाओं और एजुकेशन शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अब इसमें जैसे कि मैंने बताया कि अभी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग प्रतिचयन के प्रकार की चर्चा पिछली कक्षा में भी हुई थी। मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूं इस कक्षा को। तो प्रतिचयन के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में जब हम देखते हैं तो इसके मुख्य रूप से दो प्रकार हुआ करते हैं। दो प्रकार में एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको प्रोबेबिलिटी को हम संभाव्य या संभाव्यता प्रतिदर्श कहते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम असंभाव्य या असंभाविता प्रतिदर्श कहा करते हैं। अब जब हम इसके बारे में मैंने चर्चा की थी, तो अगर हम संभाव्यता की बात करते हैं तो संभाव्यता हम उसको कहते हैं, प्रोबेबिलिटी हम उसको कहते हैं जहाँ पर जनसंख्या में से न्यादर्श की इकाई के रूप में सभी के चुने जाने की बराबर संभावना हो और किसी के साथ कोई भी पक्षपात ना हो, उसे हम क्या कहते हैं तो संभाव्यता या संभाव्य प्रतिदर्श कहते हैं। वहीं पर अगर हम असंभाव्य या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं तो उसमें जनसंख्या में से जो हम न्यादर्श की इकाई के रूप में चुनते हैं उसमें सभी के चुने जाने की बराबर संभावना नहीं होती है और सबके साथ पक्षपात होने की जो संभावनाएं होती हैं वो बरकरार रहती हैं, जिसको कि हम क्या कह देते हैं तो नॉन प्रोबेबिलिटी या असंभाव्यता या असंभाव्य प्रतिदर्श कहते हैं। अब हम देखेंगे जब ये असंभाव्य या संभाव्य, पहले हम संभाव्य की ओर चर्चा करेंगे। तो संभाव्य प्रतिदर्श में उसके अंतर्गत आपका रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स आता है संभाव्य प्रतिदर्श के अंतर्गत। तो जब हम रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स की बात करते हैं अर्थात इसको कहते हैं यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीक। तो यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीक अर्थात रैंडम सैम्पलिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें रैंडम सैम्पलिंग के अंतर्गत कुछ विधियों का हमें सहारा लेना पड़ता है, जिसके माध्यम से जब हम उन विधियों के माध्यम से जब हम चयन करने जाते हैं किसी भी नमूने को, किसी भी सैंपल साइज को, तो वो हमें बहुत ज़्यादा सहायता करता है रैंडमली उसको कन्वर्ट करने में या फिर उसको चयन करने में। तो हम देखते हैं कि उसमें वो कौन कौन सी ऐसी विधियां होती हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर देते हैं तो रैंडम अर्थात यादृच्छिक प्रतिदर्श को चुनने में हमें सहायता देता है, उसको हम पहले देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है लॉटरी, फिर दूसरा पासा, टॉस, फिशबॉल ड्रॉ, टिपिट तालिका, वर्णवाला अल्फ़ाबेट। अब हम एक एक की थोड़ी सी चर्चा पहले करते हैं। सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं और इसको मिटाने के बाद हम थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेंगे। जब हम चलिए इतना रहने देते हैं, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग को हटा देते हैं। अब देखते हैं कि जब हम लॉटरी की बात करते हैं तो आप सभी प्रायः लॉटरी से परिचित होंगे। लॉटरी एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कई जगहों पर जा कर के या जो लॉटरी के कर्ता धर्ता होते हैं या संयोजक होते हैं वो कुछ उसको डिजिट में कन्वर्ट करते हैं या उस पर कुछ टिकट होता है, टिकट पर कुछ नंबर सिस्टम होता है, नंबर के माध्यम से हम उस टिकट को लेते हैं, खरीदते हैं और फिर जब बहुत सारे लोग इसमें भाग लेते हैं और बहुत सारे लोग भाग लेते हैं और फिर उसमें जब लॉटरी का डेट होता है कि फ़लाने डेट को लॉटरी इश्यू किया जाएगा,
तो हम फिर उसमें देखते हैं कि जितने भी सारे नंबर्स होते हैं वो लॉटरी के जो कर्ता धर्ता होते हैं उनके टोटल के पास होते हैं ऑलरेडी, और फिर हम उन लॉटरी के माध्यम से उसको क्या करता है कि लॉटरी में भी क्या करता है कि अगर मान लीजिए कि एक गोल बक्सा है या कोई किसी प्रकार का बक्सा है, तो इसमें बहुत सारे जो टिकट के नंबर हैं यहाँ पर ऐसे रहते हैं और नंबर रहता है, और फिर वहाँ पर किसी को कहा जाता है कि उसको घुमा फिरा देने के लिए, और इसमें से जो एक एक करके जो निकलता है तो उसका एक साइज होता है कि कितने को लॉटरी देना है, कितने प्राइस में कितना है, वो सब सारा पहले से निर्धारित रहता है। और जिसका मान लीजिए कि अगर 5 को देना है और एक फर्स्ट प्राइज़ है, तो एक जो पहला निकलेगा उसको वो फर्स्ट प्राइज़ दिया जाएगा, और फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को फिर उसके हिसाब से जो रखा होता है इनाम उसके हिसाब से दिया जाता है। तो इस प्रकार से लॉटरी मेथड में अब हम जब शोध की बात करते हैं तो इसमें भी क्या हम करते हैं कि जब बच्चों को हम चयन करते हैं, मान लीजिए कि अगर 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों में से अगर हमें 10 का चयन करना है, तो हम क्या कर देंगे कि 100 बच्चों का जैसे कि रोल नंबर है, तो रोल नंबर प्रत्येक पुर्जी पर लिख देंगे और समान रंग की और कलर की पुर्जी रहेगी, और उस पर प्रत्येक का रोल नंबर लिख देंगे और उसको समान ढंग से मोड़ देंगे और फिर इस बॉक्स में दे देंगे, और फिर उसको बारी बारी से हिला डुला करके निकाला जाएगा। तो ये आपका लॉटरी हो गया। अब लॉटरी के बाद ये सिंपल है जो कि आप सभी को पता है। इसके बाद आता है पासा। अब ये पासा क्या है? पासा आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा। अब जैसे आजकल बहुत लोग खेलते हैं क्या, तो कैरम बोर्ड, चलिए कैरम बोर्ड नहीं, लूडो हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन खेला करते हैं आजकल, या फिर अगर ऑफलाइन भी खेलते हैं। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हम खेलते हैं उसमें एक इस प्रकार का मान लीजिए कि जैसा भी होता है उसका डैश जो होता है, अब मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 ये डैश होता है, लूडो का एक डैश होता है। चलिए उसको समझ लेते हैं कि ये लूडो का डैश है। अब उस लूडो के डैश पर क्या होता है, 1 से लेकर के 6 अंक तक वो अंकित रहता है। जब वो अंकित रहता है तो हम जब उसको लूडो के पासे को जब चलते हैं, फेंकते हैं, तो हमें खुद नहीं पता होता है कि वो जो लूडो का पासा है वो कौन सा अंक देगा, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, 6 देगा। अब जो भी आता है उसके हिसाब से हम गोटी को इधर उधर चलते हैं। उसी प्रकार से बिल्कुल वही क्रम में हम ये भी रखते हैं। अब मान लीजिए कि अगर मुझे कुल मिलाकर के 36 बच्चे हैं सपोज, और 36 टोटल एक क्लास में है। अब 36 एक क्लास में है तो उसको हम क्या कर देते हैं, चूँकि लूडो के डैश में 6 अंक होते हैं कुल मिलाकर के, तो हम प्रत्येक जो सदस्य होते हैं, मतलब इसको हम 6 भागों में डिवाइड कर देंगे। अब जब 6 भागों में डिवाइड कर देंगे तो कुल ये 6 का 36, तो ये 6 ग्रुप हो जाएगा। चलिए ग्रुप 1 2 3 4 5 6। अब ये प्रत्येक ग्रुप में 6 सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे, 6 और फिर 6। प्रत्येक ग्रुप में 6 सदस्य होंगे। अब प्रत्येक ग्रुप में जब 6 सदस्य होंगे तो हम क्या करेंगे, अब 6 सदस्य यहाँ पर हैं तो हम प्रत्येक सदस्य को एक अंक निर्धारित कर देंगे कि तुम्हारा अंक 1 है, तुम्हारा 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। प्रत्येक ग्रुप में हम यही काम करेंगे। अब पहले हम एक ग्रुप के साथ खेलेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब हम एक ग्रुप के साथ खेलेंगे तो लूडो का डैश जो है उसको हम फेंक देंगे। अब फेंकने के बाद मान लीजिए कि अगर 3 आता है लूडो के डैश के हिसाब से, तो जिसको हमने 3 संख्या आवंटित किया है, जिसका क्रम संख्या 3 है, हम उसको चयन कर लेंगे, बाकी को हटा देंगे। उसी प्रकार से इसमें भी मान लीजिए कि इसमें 4 आ गया तो 4 नंबर को ले लेंगे, इसमें 1 आ गया 1 नंबर को ले लेंगे, इसमें 6 आ गया 6 नंबर को ले लेंगे, इसमें 5 आ गया और इसमें मान लीजिए कि 2 आ गया।
तो जो भी आया हम जो हम आवंटित किए हुए संख्या हैं हम उसको उसमें से चयन कर लेंगे और बाकी को हटा देंगे। तो ये इस प्रकार से हम जब पासा की बात करते हैं तो पासा मेथड में हम इस प्रकार से चयन कर लेते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे कि हम किसी के साथ भी पक्षपात नहीं कर रहे हैं, जैसा कि इससे पहले लॉटरी मेथड में मैंने बताया था। लॉटरी में भी किसी के साथ भी कोई भी पक्षपात नहीं हुआ करता है, हमें खुद नहीं पता होता है कि किसका नंबर आएगा। अब नेक्स्ट जो है वो टॉस है। अब ये टॉस मेथड जो है, आप मान लीजिए कि कुल संख्या है 10 सपोज। अब 10 की एक कक्षा में 10 बच्चों की संख्या है टोटल, और 10 बच्चों की संख्या है, उसमें हम अगर मान लीजिए कि टॉस मेथड करते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, और हमें मान लीजिए कि इसमें से 2 बच्चों का चयन करना है। 2 बच्चों का चयन करना है तो 10 को हम 5 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4 और 5। तो इसमें 5 ग्रुप में जब हम डिवाइड कर दिए तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक ग्रुप में 2-2 बच्चों को ले लेंगे। अब 2-2 बच्चों को ले लेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार से क्रिकेट मैदान पर आप देखते होंगे कि 2 कप्तान रहता है और 2 कप्तान के साथ एक एम्पायर भी रहता है। एम्पायर क्या करता है, सिक्का उछालता है, और फिर जो भी टॉस जो बोलता है कप्तान, और उसके अगर फेवर में आया तो वो टॉस जीता हुआ माना जाता है, अगर उसके अगेंस्ट आया तो टॉस हारा हुआ माना जाता है। तो एज अ शोधकर्ता जब हम यहाँ भी जाते हैं तो यहाँ पर अगर 2 लोगों का समूह है तो 2 लोगों में हम क्या कर देते हैं, तो 2 लोग हैं, अब दोनों में से एक को हम बोलेंगे कि तुम बोलेगा। मैंने टॉस उछाला, सिक्का उछाला और जिसने बताया अगर उसके फेवर में आया तो हम उसका चयन कर लेंगे, अगर उसके फेवर में नहीं आया तो उसके बगल वाले को चयन कर लेंगे। तो इस प्रकार से टॉस मेथड में भी हम इस प्रकार से उसका चयन कर लेते हैं। इसमें भी टॉस किसके फेवर में जाएगा हमें बिल्कुल नहीं पता होता है, और फिर हम बिल्कुल रैंडमली इसको भी करते हैं, यादृच्छिक ढंग से ही करते हैं। इसके अलावा अब फिश बॉल ड्रॉ। अब फिश बॉल ड्रॉ जो है, फिश बॉल ड्रॉ में हम क्या करते हैं, ये भी एक प्रकार का लॉटरी मेथड ही होता है, एक प्रकार का। अब जैसे मान लीजिए, अब फिश बॉल ड्रॉ के माध्यम से अगर मुझे बच्चों का चयन करना है, मान लीजिए कि एक कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं, 60 स्टूडेंट हैं सपोज। अब 60 स्टूडेंट हैं तो हमें अगर फिश बॉल ड्रॉ करनी है तो हम क्या करते हैं कि सभी बच्चों का जो नाम है वो या तो कोई संख्या हम बच्चों को अलॉट कर देते हैं, और वो जैसे कि अगर हम नाम ही ले लेते हैं, 60 टोटल इसमें बच्चे हैं, छात्र हैं, और टोटल छात्रों को हम एक पुर्जी दे देंगे, या फिर हम खुद से उसका नाम एक पुर्जी पर लिख लेंगे समान रंग के समान कागज़ को, और फिर हम उसको फिर से समान ढंग से उसको मोड़ देंगे। और मोड़ने के पश्चात हम क्या करते हैं, तो एक मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है सपोज, तो ये बॉक्स है, हम इस बॉक्स में 60 पुर्जी को इसमें गिरा देंगे। अब जब 60 टोटल को हम गिरा दिए तो हम क्या करते हैं, तो मान लीजिए कि एक कोई अलग जो बच्चा है उसके आँख पर हम पट्टी बांध देते हैं, और पट्टी बांध देते हैं। पट्टी बांधने के पश्चात हम क्या कहते हैं कि तुम पहले हम खुद से क्या करते हैं, उसको पूरा अलट पलट कर देते हैं, इसको हिला डुला देते हैं, जिससे कि पुर्जी किसी का आगे पीछे किसी का कुछ भी हो सकता है। और फिर हम उसके बाद उसको जब पट्टी बांध दिया, पट्टी बांधने के पश्चात हम कहते हैं कि इसको तुम इसमें से उठाओ। अब मुझे मान लीजिए कि इसमें से 10 न्यादर्स का चयन करने हैं 60 में से, तो 60 में से जब हमें 10 का चयन करना है तो हम अब इसको एक एक करके उससे उठवाए, और वो जिस 10 को सिलेक्ट किया या फिर उसने पुर्जी को उठाई,
तो फिर उस 10 का हमने चयन कर लिया। अब अगर इसको दो तरीके से देखते हैं, इसको दो तरीके से देखते हैं। एक होता है कि अब मान लीजिए कि एक जो होता है वो वापसी के साथ प्रतिदर्शन, क्या होता है, वापसी के साथ, और दूसरा होता है वापसी के बिना। चलिए, तो एक होता है आपका वापसी के साथ और एक होता है वापसी के बिना। अब वापसी के साथ और वापसी के बिना क्या होता है, अगर मान लीजिए कि हमने 60 पुर्जी इसमें टोटल डलवाई और हमने इसको एक एक बच्चे को 10 पुर्जी हमें लेना है केवल, बाकी को हमें नहीं लेना है। तो जब हमें 10 पुर्जी को लेना है तो इसमें से उठाते गए और फिर रखते गए, ठीक है। तो रखते गए, इसमें अगर हम रखते गए बाहर निकाल के रखते गए, 10 को बाहर निकाल लिए, तो ये क्या होगा कि वापसी के बिना, क्योंकि हम इसमें फिर से वापस नहीं कर रहे हैं, इस बॉक्स में फिर से वापस नहीं कर रहे हैं। लेकिन वापसी के साथ क्या हो जाएगा कि जैसे कि पुर्जी वो बच्चा उठाता है और पुर्जी को उठाता है, तो हम उसमें जो नाम अंकित है या संख्या जो अंकित है, तो उसकी संख्या या नाम को हम क्या एक डायरी पर लिख लेते हैं, और डायरी पर लिख लेते हैं और फिर उस बच्चे को कहते हैं कि उसमें फिर से गिरा दो। अब इस प्रकार से हम 10 पुर्जी को उठवाते हैं। अब इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही पुर्जी 2 बार या 3 बार उठ जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम फिर से उसको नहीं गिना हुआ मान करके फिर से उसको वापस उसी बॉक्स में कर देते हैं। इस प्रकार से हम 10 को अपने न्यायादर्श में शामिल कर लेते हैं और इस प्रकार से ये फिश बॉल ड्रॉ जो है उसके साथ हम न्यायादर्श का चयन करते हैं। ये भी बिल्कुल रैंडमली होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पक्षपात इसमें नहीं हुआ करता है। अब जब ये हम फिश बॉल ड्रॉ को देख लिए हैं, तो फिश बॉल ड्रॉ के अलावा हम एक टिपिट तालिका, चलिए ये टिपिट तालिका क्या है, तो ये टिपिट तालिका क्या है, तो इसको जो बनाने वाले एक शोधार्थी या उसको वैज्ञानिक कह सकते हैं, वो थे अमेरिका के ये LHC टिपिट। ये LHC टिपिट जो थे वही इसकी रचना किए, टिपिट तालिका की। इसके कारण से इसको हम टिपिट तालिका कह देते हैं। तो LHC टिपिट के द्वारा अमेरिका में इसका निर्माण हुआ। ये भी एक शोध में और यूज करने के लिए और न्यायादर्श का चयन करने के लिए ही इसका भी यूज हुआ। तो ये जब बड़ी संख्या होती है, प्रायः देखा जाता है, तब हम इसका यूज कर लेते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या होता है। ये टिपिट तालिका में इन्होंने LHC टिपिट ने टोटल कुल संख्या को, अर्थात टोटल जो संख्या थी वो 10,400 की संख्या थी। इसमें टोटल जो नंबर ये इन्होंने बनाया वो 10,400 की संख्या बनाया, और 10,400 की संख्या में प्रत्येक जो एक नंबर होगा, मान लीजिए कि एक नंबर हुआ, दूसरा नंबर हुआ, तीसरा नंबर हुआ, तो इसके इस क्रमानुसार ये 10,400 टोटल नंबर थे। और एक नंबर में इसमें प्रत्येक में 4 अंक थे। मान लीजिए कि 3, 0, 2, इसमें मान लीजिए कि 4, 2, 6, 8। इस प्रकार से प्रत्येक में आप जैसे देखेंगे कि इसकी एक सीरीज टोटल थी 10,400 की, जिसमें से प्रत्येक अंक में 4 डिजिट का वो था, और इसका जो मैक्सिमम डिजिट था वो 9999। वो इसलिए हुआ करता था क्योंकि इसमें जो है आप देखेंगे कि 4 डिजिट का जो सबसे उच्चतम स्कोर होता है वो इतना ही होता है, 9999। इसके कारण से हम इस
सारणी के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो प्रत्येक ग्रुप को, अगर मान लीजिए कि अगर अगर मान लीजिए कि 1000 है, 1000 का टोटल समूह है, पॉपुलेशन है, और उसमें से मुझे करना है, तो हम क्या करेंगे कि प्रत्येक ग्रुप में हम इसमें, तो आप देखेंगे कि इसको जोड़ेंगे तो 9 दूनी 18 दूना 9 दूनी 18, 9 दिया 27, 36 टोटल जो अंक होते हैं वो 36 होते हैं इसको जोड़ने के बाद। तो जब जोड़ने के बाद 36 हुआ करते हैं, तो प्रत्येक ग्रुप में हम 36 छात्रों को या न्यायाधीशों को लेते हैं। न्यायाधीश नहीं कह सकेंगे उसको, जनसंख्या का जो आकार है उसमें से हम प्रत्येक ग्रुप में 36 लेते हैं। अब 36 को हम क्या करते हैं कि प्रत्येक को हम जैसे कि संख्या में उसको डिवाइड कर देते हैं, तुम्हारा नंबर 1, तुम्हारा 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से एक एक ग्रुप में 36 की संख्या रखते हैं। और फिर हम एक, जैसे कि अगर कोई बच्चा को बुला लेते हैं, उसकी आंख पर पट्टी बांध दिए, और ये पूरा सीरीज है, अब पूरी सीरीज है, उस पर हमने उस बच्चे को कहा कि तुम किसी एक नंबर पर आंख उसका बंद किया हुआ है, क्योंकि पट्टी मैंने बांध दी है, तो हम किसी अंक पर उसका ये उंगली रखेगा। जब उंगली रखेगा तो मान लीजिए कि इस पर उंगली रख दिया, तो इसका क्रम क्या है, तो हम देखेंगे इसको जोड़ने के बाद होता है 0, 3 और 2, 5। तो पहले ग्रुप से हम जो 5वां नंबर का जो छात्र है, क्रम संख्या 5 नंबर का जो छात्र है, हम उसको सिलेक्ट कर देंगे और बाकी को नहीं सेलेक्ट करेंगे। उसी प्रकार से प्रत्येक ग्रुप में 36 की संख्या होगी, 36 की संख्या होगी, और उसमें से जो भी जोड़ने के बाद, अगर मान लीजिए कि इस पर हाथ रख देता, तो 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, 14वां जो बच्चा था उसको हम करते 4, 2, 6, 6, 12, 12, 8, 20। इसमें अगर रखता तो हम 20वें छात्र जो थे उसको हम सेलेक्ट कर लेते। इस प्रकार से जिस पर भी वो उंगली रख देता है और हमें जितने की आवश्यकता होती है न्यायाधीश की, उतने में हम उसको उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से LH टिपिट अर्थात टिपिट तालिका का हम निर्माण रैंडम सैंपलिंग के लिए करते हैं, उसको चयन करने के लिए करते हैं। अब एक आता है आपका वर्णमाला। अब वर्णमाला में क्या है कि अगर मान लीजिए कि सपोज 10 बच्चे हैं टोटल, एक कक्षा में टोटल 10 बच्चे हैं, जिसमें एक का अब वर्णमाला से पता ही है कि वर्णमाला का मतलब अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेटली हम उसको काउंट करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि एक का नाम है अमन, अमन के बाद बबीता, छोटू, फिरोज, गणेश, सुरेश, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलिए H, हरेंद्र, फिर इंदु, 7, फिर 8 में ज्योत्सना, फिर करुणा, और फिर सुरेश। अब मान लीजिए कि ये 10 बच्चा है। अब 10 बच्चा है, उसमें से मान लीजिए कि अगर हमें 10 में से 5 का चयन करना है, 5 न्यायाधीश को लेना है, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि n/n, n/n मतलब ये n का मतलब, कैपिटल N का मतलब होता है टोटल ऑफ नंबर, अर्थात
जो जितने भी सारी जनसंख्या है उसकी टोटल संख्या, और बट्टे जितना मुझे लेना है। जैसे अगर मुझे 5 लेना है तो इसको हम कर देंगे 10/5। अब इसमें देखेंगे तो ये दो आया है, तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक दूसरे को, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे। अब प्रत्येक दूसरे वाले नंबर को हम ले लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। इसी तरह से अगर हमें ये 2 ही लेना होता तो हम क्या करते, 10/2, तो 5 आता, तो प्रत्येक 5 में अर्थात हम गणेश को ले लेते और सुरेश को ले लेते। इस प्रकार से हम अल्फ़ाबेट के माध्यम से हम इसका चयन कर लेते हैं रैंडम सैम्पलिंग में। तो मुझे लगता है कि आज की कक्षा में जो पढ़ाई गई चीज़ें हैं उसको आपने बहुत बेहतर तरीके से जाना है, और इसी तरीके से आगे भी ये कक्षाएं चलती रहेंगी। आप फिर से एजुकेशन प्रभा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए।